देखो बेटा, ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है 4, उनमें से 3 हमने कर ली है और ये अभी तक हमने की नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, एक है स्फेरिकल सेल या होलो स्फीयर, दूसरा है सॉलिड स्फीयर। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा बेटा। जो ये होलो स्फीयर होता है ना, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था, प्लास्टिक की गेंद होती है जिसे बच्चे खेलते हैं, उसकी तरह होता है बेटा। बाहर से तो कवर होता है, अंदर से खाली होती है, बिल्कुल खोखली। ठीक है, होलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल अंदर से खोखली होती है। तो इसके अंदर हम जब चार्ज डेंसिटी लेंगे, गॉस थ्योरम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे लगती है ना बेटा, तो इसके अंदर जब हम चार्ज डेंसिटी लेंगे तो ध्यान रखना ये एक सरफेस की तरह बिहेव करेगा। गोल जो है ना वो सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो इस पे जो चार्ज डेंसिटी लेते हैं वो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेते हैं बेटा, क्या हुआ है ए फॉर एरिया। ठीक है, यहाँ पे एस भी लिखा होता है कहीं कहीं, एस फॉर सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन जो सॉलिड स्फीयर होता है बेटा, वो रबर वाली गेंद की तरह अंदर तक पूरा भरा होता है। ठीक है, यानी कि फुल वॉल्यूम होती है। इसमें हम सरफेस के साथ डील कर रहे थे क्योंकि पूरा बाहर से सरफेस था, और इसके अंदर हम वॉल्यूम से डील करेंगे क्योंकि इसके अंदर भी भरा हुआ है, पूरा खाली नहीं है। जैसे पानी से मटका भरा होता है ना, उसी तरह से चार्ज से कोई भी स्फीयर जो है, ये कोई स्फीयर है, ये पूरा का पूरा चार्ज से भरा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो ये तो कहलाएगा सॉलिड स्फीयर। और इन दोनों के अंदर डिफरेंस ही समझना है बेटा हमें। और जिसके सरफेस के ऊपर केवल चार्ज फैला हो वो क्या कहलाएगा हमारा, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा होलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल जिसके सरफेस पे फैला है। ये हमारा वॉल्यूम के अंदर फैला है तो कौन हो जाएगा, ये सॉलिड स्फीयर। अब इन दोनों में डिफरेंस, एक तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का है, ये सरफेस के ऊपर चार्ज फैला होता है, ये वॉल्यूम के अंदर होता है। तो चार्ज डेंसिटी इसमें रो ली जाती है बेटा, क्या हो बाय वी फॉर वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो इन दोनों के ऊपर गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए बेटा मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करवाऊंगा क्योंकि आप पहले समझ चुके हैं इस बात को। ठीक है, पहले तो हम इंटीग्रेशन ईडीएस कोस थीटा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो हम ईडीएस कोस थीटा, अगर ये इसके ऊपर वेक्टर का निशान लगा दोगे ना बेटा, तो ध्यान रखना ये कोस थीटा नहीं आएगा, और ये नहीं लगाओगे तो ये कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी, फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती थी वो क्या आती थी बेटा, ईडीएस कोस थीटा। ये हमारी जनरल थ्योरम है, जनरल फॉर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। और गॉस थ्योरम साथ में क्या कहता था कि यही वैल्यू जो होती है ना वो क्या हुआ है, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। तो मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ बेटा, सीधा ईडीएस कोस थीटा हमें कैलकुलेट करना है, और फिर इसी की वैल्यू हमें पता है कि गॉस थ्योरम बताती है क्या हुआ है, एप्सिलॉन नॉट होती है। वही इसमें भी लगेगा ना, इंटीग्रेशन ईडीएस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस दोनों के अंदर होना जरूरी है। तो गॉसियन सरफेस तो इसके अंदर भी स्फीयर ही होगा और इसके अंदर भी स्फीयर ही होगा। ठीक है, गॉसियन सरफेस लेना है। ध्यान रखना ये वाली जो है ना, ये वाली जो टर्म है ईडीएस कोस थीटा बेटा, ये जो गॉसियन सरफेस है ना, इसके लिए अप्लाई होती है, ऊपर वाले सरफेस के लिए। वैसे इसमें जो ईडीएस कोस थीटा है ये गॉसियन सरफेस के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, और क्या बाई एप्सिलॉन नॉट है ये इसके अंदर वाले स्फीयर के लिए है। मान लेते हैं कि इसके सेंटर से जो सॉलिड स्फीयर है इसकी रेडियस r है, और जो बाहर वाला है ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी रेडियस स्मॉल r है। वैसे इसकी कर लेते हैं, ये अंदर जो स्फीयरिकल सेल है इसके अंदर उसकी रेडियस है कैपिटल R, और जो बाहर वाली जो है इसकी है स्मॉल r। ठीक है, तो बेटा ध्यान से समझो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। ईडीएस कोस थीटा, तो इसके अंदर क्या आएगा, ds किसका इंटीग्रेशन, ये गॉसियन सरफेस से, मैंने बताया था ये टर्म गॉसियन सरफेस से डील करती है। गॉसियन सरफेस में हम कहीं ना कहीं ऐसे कोई सरफेस लेते हैं छोटा सा, वो ds होता है। ठीक है ना, इसके ऊपर नहीं लेते ds, हम इसके बाहर से इसको एनक्लोज करते हैं। गॉसियन सरफेस के ऊपर कोई छोटा सा सरफेस ds लेते हैं। उस ds की डायरेक्शन होती है उसको n कैप से दिखाते हैं, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस जगह पे जो डायरेक्शन होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड E से दिखाते हैं। इन दोनों के बीच में हम बताते हैं थीटा 0 डिग्री है, तो कोस 0 डिग्री 1 हो जाता है। तो E डॉट ds, और ds का हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन ds का करना पड़ेगा। ये मैं इतना करके छोड़ देता हूँ एक बार। यहाँ क्या है, क्या हुआ है, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से थोड़ी सी वैल्यू गड़बड़ होगी, इन दोनों में यही डिफरेंस आएगा। देखना क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। इसको भी साथ साथ करते हैं।
ठीक है। इसके अंदर भी वैसे ही कहीं ना कहीं ds मानना पड़ेगा, ठीक है, और उसकी कोई डायरेक्शन होगी n कैप, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। इन दोनों के बीच में एंगल इसमें भी थीटा हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका भी क्या आ जाएगा, E ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू इसमें क्या आएगी बेटा, यहाँ से देखो क्यू इज इक्वल टू रो इंटू वी, वी है इसकी वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम बेटा, ये मैं बाद में बताता हूँ, चलो यहाँ से देख लो, रो इंटू वी अपॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट। अब आगे ध्यान से देखो, ई ds कौन सा था, ये वाला, ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा वाला सफियर हो जाएगा, बड़ा वाला सफियर। और बड़े वाला सफियर देखो, बड़े वाले सफियर का एरिया क्या होता है, सफियर का एरिया 4πr²। तो बड़े वाला है तो r छोटे वाली लेंगे ना, ये वाली लेंगे मतलब स्मॉल r, ठीक है। बड़े वाला सफियर है क्योंकि ये ds था, इसका इंटीग्रेशन करेंगे पूरा हो जाएगा, तो इसका πr², ये छोटे वाली r, जो स्मॉल लेटर वाली r है ये, ठीक है। तो ई ds की जगह क्या आएगा बेटा, 4πr की जगह ये स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा। अब ये देखो यहाँ पे चेंज आएगा सब कुछ। ए है एरिया, एरिया किसका, एरिया वो बेटा जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है। ये एरिया कौन सा है, जहाँ चार्ज फैला हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके अंदर चार्ज कौन से के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बड़े वाले पे या छोटे वाले पे, छोटे वाले पे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका एरिया तो वही होगा ना, 4πr²। अब इसमें r कौन सी आएगी, ये आएगी बेटा कैपिटल R, ठीक है, 4², ठीक है। तो यहाँ से E की वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें, तो E इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, सिग्मा 4πr² अपॉन 4π, इसके नीचे एप्सिलॉन नॉट भी होता है ना, क्योंकि जो सिग्मा इंटू ए नीचे एप्सिलॉन नॉट भी होता है, इसके नीचे भी एप्सिलॉन नॉट और इसके नीचे भी 4π, पहले ये लिख देता हूँ r² अपॉन एप्सिलॉन। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। तो इसके जो हमने रिजल्ट निकाला था वो क्या निकाला था बेटा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर है कैपिटल R और नीचे है स्मॉल r। ऊपर वाले का भी स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर, तो मैं दोनों को इकट्ठा करके स्क्वायर लिख देता हूँ। ये इजी है, ठीक है। ये आ गया फाइनल रिजल्ट इसका। अब ये तो था कि इस छोटे वाले जो सफियर है ना, इससे बाहर कोई पॉइंट यहाँ P माना था हमने, तभी तो बड़े वाला सफियर लेना पड़ा। गॉसियन सरफेस वहाँ लेते हैं बेटा जहाँ से वो हमें फाइंड करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ से यहाँ पॉइंट P लेके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता तो गॉसियन सरफेस फिर यहाँ से जाता, बड़ा होता, यहाँ से करना होता तो और बड़ा होता, वहाँ करना होता तो और बड़ा होता, ठीक है। गॉसियन सरफेस डिपेंड करेगा कि P पॉइंट कहाँ है। P पॉइंट से बोले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस जगह पे निकालनी है, किस पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये P पॉइंट ये आउटसाइड था सरफेस के, अगर ये सरफेस के ऊपर हो, छोटे वाले सफियर के सरफेस के ऊपर हो, या स्फेरिकल सेल के होलोस्फीयर के सरफेस के ऊपर हो, तो ये बड़े वाली R और छोटे वाली R इक्वल हो जाएंगी, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अकेला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही बचेगा। अब इसके अंदर की बात और करें तो इसके अंदर बेटा चार्ज नहीं होता, इसके अंदर चार्ज नहीं होता, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि चार्ज जहाँ नहीं होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रोड्यूस ही नहीं होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 0। तो अब इसका हम अगर ग्राफ बनाए, देखो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा करके रफ। अगर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाए, ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये है हमारी डिस्टेंस, डिस्टेंस को x से लिख लेते हैं, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब इसके अंदर, जब तक हम इसके अंदर रहते हैं, यहाँ से 0 मान लेते हैं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, 0 से r के अंदर तक हम रहते हैं, तब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, 0 होता है। तो यानी कि ये मान लिया कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस वाले पे यहाँ से यहाँ तक है r, ठीक है। तो R से इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। R के ऊपर है देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, क्योंकि ये 1 हो गया ना, इसके बाद तो ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ेगा तो नीचे वाली चीज़ बढ़ेगी, तो टोटल वैल्यू घटती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, ये छोटे वाला R बढ़े, मतलब इस कैपिटल R अपॉन स्मॉल r है, स्मॉल r की वैल्यू इससे बड़ी ही होगी, कुछ ना कुछ बाहर जाएंगे तो बड़ी होती जाएगी, तो छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये R के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जितनी होनी चाहिए उतनी वैल्यू R के ऊपर है। ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू।
अब इसके बाद जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, और ये टेंड्स टू जीरो हो जाएगी। क्या आ जाएगी? टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो को फाइंड करने की कोशिश करेगी, बिल्कुल कम होती है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम आ रही, नीचे आ रही है, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब इसको देखेंगे तो इसको देखना है ई डी एस पी रो वी बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई डी एस की वैल्यू देखो, डी एस की वैल्यू क्या है? डी एस की वैल्यू ये रहा, लेकिन हमें ds नहीं ना, हमें तो इंटीग्रेशन करना है ds का। इंटीग्रेशन ds है बेटा वो स्मॉल एरिया, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है इसका? एक क्लोज इंटीग्रल बेटा पूरे का। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सफियर है ना, गॉसियन सरफेस सफियर माना है, तो सफियर का एरिया हो जाएगा। सफियर का एरिया क्या होता है? 4 पाई और किसका स्क्वायर? r का स्क्वायर। r कौन सी है इसकी? ये स्मॉल r, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू रो वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो वी है बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम किसकी? ध्यान से देखो, वॉल्यूम किसकी? जहां चार्ज फैला हुआ है उसकी। तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? स्मॉल वाले जो है सफियर, जो हमारा सॉलिड सफियर है, इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, जैसे घड़े के अंदर या मटके के अंदर पानी होता है। तो इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 4/3 पाई r क्यूब। पाई r कौन सी लें? ये छोटे वाला है ना, तो r क्यूब, ठीक है। रो 4/3 r पाई r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 3 के साथ आ जाएगा, 3 नीचे ही तो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो क्या है, अब यहाँ से e की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा बेटा? रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। नीचे एप्सिलॉन नॉट है, 3 है एक, ठीक है, ऊपर 4 पाई कैपिटल R का क्यूब है, और यहाँ देखें तो 4 पाई, यहाँ से ये जाएगा ना उस तरफ, 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी? रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और 3 और है साथ में, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और क्या आएगी? कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये रिजल्ट कब तक वैलिड है? जब इस सफियर से, सॉलिड सफियर से जो पॉइंट है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो पॉइंट बाहर लाई कर रहा है। समझ रहे हो ना? ये कहाँ, ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ वैलिड है? जब ये सफियर जो है जिसके अंदर चार्ज भरा हुआ है उससे बाहर, ये जो पी पॉइंट है कोई भी जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो बाहर होना चाहिए इससे, ठीक है, आउटसाइड द सरफेस या फिर आउटसाइड द सॉलिड सफियर। अब इसके अंदर वो, इसके अंदर केस क्या था? इसके अंदर तो सिंपल r की वैल्यू चेंज करनी थी, हो जाएगा काम। इसके अंदर थोड़ी सी वैल्यू चेंज होंगी। देखो एट सरफेस अगर देखें, अगर सरफेस पे देखें, देखो इसको मैं रफ कर देता हूं बेटा साइड वाले को, ठीक है, ये ग्राफ नहीं करना है, ठीक है। अगर सरफेस के ऊपर देखें, सरफेस के ऊपर देखें तो फिर से वही काम होगा ना, ये कैपिटल R और ये स्मॉल r इक्वल हो जाएंगे। तो कैपिटल R और स्मॉल r इक्वल करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये कैपिटल R का क्यूब, और नीचे वाला भी तो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर, इससे कट जाएगा 3। तो क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट और r, या रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा सरफेस के ऊपर किसी भी सॉलिड से। ये रिजल्ट नोट करने के हैं बेटा, ये काम भी आ सकते हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है, रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे अंदर कैसे वरी करेगा। तो इसके अंदर मान लिया कि ये पी पॉइंट यहाँ है, तो अब की बार गॉसियन सरफेस अंदर से जाएगा, गॉसियन सरफेस अंदर से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है बेटा, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि पूरा का पूरा ये चार्ज से भरा हुआ है। मैं इसके लिए अलग से फिगर बना देता हूँ छोटी सी। ये सफियर है जो पूरा का पूरा चार्ज से भरा हुआ है, लेकिन अब की बार ये अंदर आ गया, पी पॉइंट यहाँ आ गया, तो जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो ये होगा। देखो गजब हो गया, गॉसियन सरफेस छोटा है और जो सफियर है हमारा, जो सॉलिड सफियर वो बड़ा है, तो इसके अंदर आ गया। तो यहाँ पी पॉइंट है, लग रहा है कोई दिक्कत नहीं। ये वाली कैपिटल R मानते हैं ना बेटा, सॉलिड सफियर की जो रेडियस होती है इसको कैपिटल R मानते हैं।
इसको क्या मानते हैं, स्मॉल आर। ठीक है, चलो ये काम ठीक है, हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि हमने गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशन पढ़ी, गॉस थ्योरम के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे उसमें ये पढ़ा था कि अगर गॉस थ्योरम के अंदर ये जो गॉसियन सरफेस है, अगर इसके बाहर चार्ज है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। ये बात अब काम आएगी कि ये जो छोटा हो गया ना सफियर गॉसियन सरफेस, तो जो चार्ज होगा ना वो भी इसके अंदर वाला ही लेंगे, इसके बाहर वाला चार्ज हम नहीं लेंगे, हमारे काम का ही नहीं है। ठीक है ना। तो अब क्या चेंज आएगा, ये देखो चेंज ये आएगा बेटा, यही वैल्यू दोबारा से लेते हैं, ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू रो इंटू ए, सॉरी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या था, रो इंटू वी, ये था। ठीक है, अब इसके अंदर चेंज कहाँ से होगा, देखो ई कोस थीटा की वैल्यू तो फिर से वही काम हो जाएगा, यहाँ डी एस मानना है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यही एरिया वेक्टर के डी एस के, कोस थीटा की वैल्यू तो 1 होनी है। डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्मॉल वाला है ना, अब की बार गॉसियन सरफेस ये है, ध्यान रखना, ये डी एस जो होता है गॉसियन सरफेस होता है, तो गॉसियन सरफेस का क्या आ जाएगा, 4 पाई कौन सा आर, स्मॉल आर। ठीक है, इज इक्वल टू रो डेंसिटी है, वी वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो वॉल्यूम कौन सी है, ये वो वॉल्यूम है जिसके अंदर चार्ज भरा हुआ है। तो अब की बार ये ध्यान रखना कि वॉल्यूम है ना, ये पूरे वाली बड़े वाली वॉल्यूम नहीं लेंगे हम ये छोटे वाली ही वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि चार्ज जो इसके अंदर है ना उसी को कंसीडर करेंगे, बाहर वाले को कंसीडर हम नहीं करेंगे। तो इसके अंदर वाली वॉल्यूम, अब की बार वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, 4/3 पाई आर, अब की बार कैपिटल आर की बजाय हम स्मॉल आर ही लेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा चार्ज जो बाहर वाला है वो बार बार बताया मैंने, वो काम का नहीं है, तो कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब की बार देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये स्मॉल आर है ना, ये कैपिटल आर गलत लिख दिया बेटा, ये आर लेंगे ना, क्योंकि चार्ज तो इसके अंदर वाला ही लेना है हमें, बाहर वाला चार्ज काम का नहीं, तो यहाँ भी क्या आएगी, स्मॉल आर ही आएगी। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर से पावर 3 कट गई, क्या बचा है हमारे पास, ई इज इक्वल टू सिग्मा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और क्या है आर, या रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान रखना ये आर कौन सी है, ये आर वो है जो अंदर वाली है, छोटे वाली है, जो गॉसियन सरफेस की रेडियस है। ठीक है, तो ये आया इनसाइड ए, जो अंदर की तरफ है वो। तो ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर सरफेस के ऊपर तो है वो आर या वो रेडियस जो गॉसियन सरफेस की है, और इसके अंदर चलेंगे तो वो रेडियस बचेगी जो बेटा गॉसियन सरफेस की है। दोबारा से देखो, ये वाली जो रेडियस है जो सरफेस पे लेंगे तो उसके अंदर वो रेडियस आएगी मल्टीप्लाई में जो पूरे के पूरे होलो सफियर सॉलिड सफियर की रेडियस है, एक्चुअल रेडियस। और जब अंदर चले जाएंगे तो जब वही रेडियस हमें लेनी है जो गॉसियन सरफेस की रेडियस है, जहाँ पी पॉइंट लाई करता है सेंटर से। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब इसका ग्राफ बनाए ना तो ध्यान से देखो बेटा, अंदर तो जीरो होगा ही नहीं, अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अंदर जीरो नहीं होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये मैक्सिमम है, क्योंकि देखो ये आर के ऊपर रो 3 एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू तो फिक्स है, ये वैल्यू तो इसमें भी और इसमें भी दोनों में सेम है। सरफेस के ऊपर देखेंगे हम ज़्यादा है कम, सरफेस के ऊपर एक ये इसमें है आर और इसमें है कैपिटल आर। कैपिटल आर बड़ा है या स्मॉल आर बड़ा है बेटा, सरफेस के ऊपर जाएंगे तो कैपिटल आर ही बड़ा होगा, इसकी खुद की रेडियस ही बड़ी होगी ना। अंदर जाएंगे तो रेडियस छोटी होती जाएगी, अंदर जाएंगे अंदर घुसेंगे तो इस केस में रेडियस छोटी हो जाएगी। सरफेस के ऊपर ये लेनी पड़ेगी, सरफेस के ऊपर बड़े से बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा है, सरफेस के बाहर तो दिख रहा है जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन सरफेस के अंदर देखेंगे तो ध्यान रखना ये ई जो है ना ये प्रोपोर्शनल है, मतलब रेडियस के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये चीज़ें कांस्टेंट, ये रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा के हम ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियस के कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है। जितनी कम होगी ना, ये इसके अंदर भी यही लिख सकते हैं, जितनी कम होगी ना ये उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो इस तरह से बनेगा, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो है रेडियस, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तो इसकी डिस्टेंस है रेडियस जो सॉलिड सफियर की है। तो हमें पता चला कि इसके ऊपर तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है।
इसके बाहर उसी तरह से वैल्यू कम होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे इसमें थी। लेकिन इसके अंदर देखें तो ये प्रोपोर्शनल है रेडियस के। प्रोपोर्शनल है मतलब जितना इसका उतना इसका, जितना इसका उतना, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में ग्राफ का चेंज था और ये इसका छोटा सा वो चेंज था। ठीक है, ओके।